नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 3, जो कि है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो मैं यहाँ रैखिक समीकरण का हेडिंग लिखता हूँ, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण होता क्या है? तो एक ऐसा समीकरण बच्चों, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है, उसे बच्चों बोला जाता है रैखिक समीकरण बोला जाता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात ले लूँ, एक समीकरण ले लूँ 2x + 3 = 0। इसमें क्या है ये बच्चों, इसमें देखो चर x है और इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसलिए ये बच्चों हो जाएगा रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2x + y = 8। ये बच्चों एक समीकरण है और इसमें जो है चर की अधिकतम घात कितनी है? इसमें चर देखिए x है और y है और इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसलिए ये भी रैखिक समीकरण हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर बच्चों नोटिस आप कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो समीकरण है इसमें कितने चर हैं बच्चों? एक चर है, केवल x चर है। तो ये क्या हो जाएगा? एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। इसमें देखो कितने चर हैं? दो चर हैं, x और y। इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो देखो जैसा कि यहाँ पर आपको चैप्टर में है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। पहले इतने का मतलब समझते हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों युग्म। युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा अर्थात दो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी मैंने यहाँ पर एक रैखिक समीकरण लिखा हुआ है जो कि दो चर वाला है। एक और यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 3x + 2y = ले लेता हूँ 7। तो ये भी एक एग्जांपल है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये दो रैखिक समीकरण क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण का युग्म कहलाने लगेगा, ठीक है। इतनी बातें बच्चों क्लियर है आपको? तो अब समझते हैं इसका व्यापक रूप बच्चों। देखिए बच्चों, रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = होता है 0। ये बच्चों क्या है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अर्थात जो दो चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा आपको बच्चों इसी रूप का ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं बच्चे। देखो बच्चों यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि होती है? तो यहाँ पर बच्चों इसकी दो विधि होती है। एक होती है ग्राफीय विधि, ठीक है, एक होती है ग्राफीय विधि और दूसरा जो होता है वो बच्चों होता है बीजगणितीय विधि, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ग्राफीय विधि में समझेंगे उसके पहले मैं यह बता देता हूँ बीजगणितीय विधि को कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो बीजगणितीय विधि को बच्चों यहाँ पर दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जिसको एक बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और दूसरा जो बोलेंगे वो है विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है। एक और विधि है लेकिन उसको आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, काट दिया गया है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बीजगणितीय विधि को हमने प्रतिस्थापन विधि बताया और विलोपन विधि। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके पहले जो आपको यहाँ पर मिल जाता है ग्राफीय विधि से कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं उसको समझेंगे। उसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? रैखिक समीकरण का हल से क्या तात्पर्य है समझे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं मान लो ले लेता हूँ 2x + y = 8, वही वाला मैंने उदाहरण ले लिया। जैसे ये चीज़ ले लिया, अब यहाँ पर इस समीकरण में x और y का वह मान
एक्स और वाई का वह मान जिससे ये समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो वही एक्स और वाई का मान इस समीकरण का हल कहलाएगा बच्चों। क्लियर है। जैसे अगर देखो इसमें मैं क्या कर दूं, अगर यहाँ पर एक्स बराबर ले लेता हूँ 4, एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसमें रखेंगे तो देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 8 बराबर 8 दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा। तो ये 4, 0 जो आ जाएगा इस समीकरण का एक हल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, हल से क्या मतलब होता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ होगा, जैसे यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, तो जैसे यहाँ पर देखो आपको 2 समीकरण दिया हुआ है, तो इसके जाहिर सी बात है यहाँ पर बच्चों कि जब आप इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करोगे तो 2 रेखा आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो रैखिक समीकरण होता है उसके एक लाइन मिलती है और सीधी रेखा मिलती है ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पर जब रैखिक समीकरण युग्म को आप सॉल्व करोगे तो 2 समीकरण होने की वजह से 2 लाइन आपको मिलेगी, 2 रेखा मिलेगी। ठीक है, देखें ग्राफीय विधि में 2 चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ 2 रेखाएं निरूपित करता है। अब जो रेखाएं क्या होगा, जैसे ये 2 रेखाएं हैं तो 2 रेखाएं हो सकता है एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करें। एक कंडीशन ये हो सकता है बच्चों, और दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों ऐसे समांतर रेखाएं हो जाए। ठीक है, यह हो सकता है बच्चों ऐसे संपाती हो जाए, मतलब इसी पे ही दूसरी रेखा भी आ जाए। जब इसी पे ही दूसरी रेखा आ जाएगी तो वो दोनों रेखाएं संपाती कहलाएंगी और ये समांतर हो जाएगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ग्राफीय विधि में अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या कंडीशन बनेगा उसको देखें। देखिए बच्चों, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। समझे यहाँ पर, अगर यहाँ पर बच्चों ये 2 रेखाएं एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, काट रही, तो इसका एक बच्चों अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है बच्चों कोई एक ही हल होगा, मतलब x का एक बिंदु आएगा, x निर्देशांक का एक बिंदु आएगा और y निर्देशांक का एक बिंदु आएगा। अगर यहाँ पर क्या कर रही हैं, एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रही हैं एक 2 रेखाएं, और ये जो युग्म होगा वो संगत युग्म कहलाएगा। रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो कैसा कहलाएगा बच्चों, संगत युग्म कहलाएगा, अगर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं तो। ठीक है, अगला देखो, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, ठीक है, समांतर हो जाती हैं तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसका बच्चों कोई हल नहीं निकलेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा बच्चों, थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे। मैं गारंटी कहता हूँ कि मैं जो जो बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें अभी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन लगाने में यूज होगा, इसीलिए मैं ये इसको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इस तरीके से जो इस समीकरण युग्म का जो ये होगा वो असंगत युग्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, असंगत युग्म, क्योंकि जब यहाँ पर कोई हल नहीं मिल रहा है तो ये असंगत युग्म हो जाएगा। संपाती होने में बच्चों इसके अनेक हल हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं, और ऐसे समीकरण युग्म को जो है संगत युग्म बोला जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर कंडीशन है बच्चों कि कब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कब जो है रेखाएं समांतर हो जाएंगी, और कब जो है इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, कब संपाती होंगी, इसके लिए कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन ये है बच्चों कि अगर A1/A2 और B1/B2 अगर ये बच्चों बराबर नहीं होती हैं, अगर ये बराबर नहीं होती हैं तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर बच्चों ऐसा है कि
A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर C1/C2 है। तो इस कंडीशन को अगर लागू होगा तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, और समपाती हो जाएगा तो उसका अनेक हल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब समझते हैं एक्सरसाइज को। देखिए बच्चों, न्यू सिलेबस के अनुसार ये जो है 3.2 जो प्रश्नावली थी, अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये न्यू बुक में ये प्रश्नावली 3.1 हो गई है। ठीक है, तो न्यू सिलेबस के अनुसार बच्चों इसको देख लेना, ये प्रश्नावली 3.1 हो गई है। अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, आपको प्रश्नावली जो पहले वाली प्रश्नावली 3.1 थी उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखें और आपको जानकारी के बता दें, ये जो प्रश्नावली है बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इसलिए आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है बच्चों। चीज़ों को समझ समझ के आपको चलते रहना है और कॉपी पे नोट्स करना है और उसकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए यहाँ पर बच्चों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जब बच्चों ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोल देगा तो आपको ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करना है, और हमने अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया कि ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी उसका यूज होगा, देखना। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जब भी आ जाएगा आपको, तो क्वेश्चन को 1 2 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, कि जब तक क्वेश्चन बढ़िया से ना समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बढ़िया से क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे, और इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, और सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन को 3-4 बार आसानी से बढ़िया से सोच समझ के पढ़ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कक्षा के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी थे बच्चों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। लड़कियों की संख्या, ध्यान देना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या जो है वो x है तथा लड़कियों की संख्या क्या है, वो y है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ इसको। देखें इसको मैं थोड़ा सा, अब क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, अब इसको मैं यहाँ पर लगवा रहा हूँ। देखें, तो हम यहाँ पर मानेंगे ये प्रश्नावली आ जाएगा बच्चों, प्रश्नावली 3.1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं बच्चों इस क्वेश्चन को इधर ही बताता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, पलट के देखना पड़ेगा, इधर बता रहा हूँ। देखें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 का, लिखा हुआ है कक्षा 10 के, तो हम यहाँ लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बच्चों वो मान लेते हैं x तथा लड़कियों की संख्या बच्चों मान लेते हैं y। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि प्रथम शर्तानुसार कह रहा था, हम इसको बनाते केस नंबर 1। केस नंबर 1 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग जो है वो कितना है, 10 है। तो ये इक्वेशन बन गया 1। ठीक है, अब केस नंबर अगर 2 में देखें, मतलब कंडीशन नंबर 2 में, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या अर्थात लड़कियों की संख्या y, वो लड़कों की संख्या से अर्थात लड़कों की संख्या जो है x इससे 4 अधिक है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमको जो इसको सॉल्व करना है, ये समीकरण तो बन गए बच्चों, ठीक है, लेकिन इसको जो हमको सॉल्व करना है किससे, ग्राफीय विधि से। ठीक है, अभी विलोपन विधि से सॉल्व करना होता तो बहुत आसान हो जाता है, तुरंत कुछ ही मिनट में आ जाता है, कुछ ही सेकंड में आ जाता है, लेकिन इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करना उसको ध्यान देंगे आप लोग। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ समीकरण 1 से
समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बिंदु फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान दें। हम यहाँ पर ले लेंगे, अगर y बराबर ले लेते हैं, चलो एक ऐसा मैं बना लेता हूँ, ये x हो जाएगा, ये y। तो अगर y बराबर मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, y बराबर 5 लेता हूँ यहाँ पर, तो y का मान अगर इसमें 5 रखूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5, 5 ही आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको। और अगर y बराबर फिर ले लेता हूँ, चलो ले लेता हूँ 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये मिल गया। एक पॉइंट और ले सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा। दूसरे समीकरण से देखते हैं, तो समीकरण 2 से, तो यहाँ पर y बराबर x प्लस 4 है, और यहाँ पर भी बिंदु फाइंड कर लेते हैं, ये x हो जाएगा, ये y। तो इसमें मैं y का मान 10 माइनस वाई है, ये है, ये वाला समीकरण है, समीकरण 2 से। तो x का मान अगर मैं 1 लेता हूँ तो y का मान कितना मिल जाएगा बच्चों, 5 मिल जाएगा। अगर x का मान लेता हूँ 0 तो y का मान मिल जाएगा 4। तो इस तरीके से जो हमें बिंदु मिल जा रहा है वो 5,5 और 4,6 मिल रहा है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, इस तरीके से ये आप लोग को अगर ग्राफ पेपर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से भी बना सकते हैं, बहुत एग्जैक्ट बनेगा। तो देखो इस तरीके से जो पड़ी पड़ी लाइन होता है वो x अक्ष होता है, और जो खड़ी खड़ी होता है वो y अक्ष होता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ ये 0 हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। अब हमें पॉइंट क्या क्या मिला था इसको देखेंगे। तो पॉइंट जो मिला है इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर हमको देखें यहाँ पॉइंट क्या क्या मिला हुआ है। ये मिला हुआ 5,5 और 4,6। तो 5,5 यहाँ पर 5,5 ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया, और 4,6 तो 4 x अक्ष पे, और 6 जो मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको अगर मिलाते हूँ, इसको अगर मिलाऊंगा बच्चों तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसे मिल गया, ऐसे चला जाएगा। उसके बाद जो दूसरा मिला हुआ 1,5 मिला हुआ है, देख लें एक बार आप लोग भी, 1,5 और 0,4। तो 1,5 अर्थात जो है एक यहाँ पर मिलेगा, और 0,4 अर्थात जो है ये यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको जब मिलाएंगे हम तो ये देखें कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वो ये वाला बिंदु मिल जाता है, अर्थात 3 कामा मिल जाता है 7, 3,7 अर्थात x का जो मान आ जाता है वो 3 आ रहा है, और y का जो मान आ जा रहा है वो 7 आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ बच्चों बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमने माना था x कितना माना था, लड़कों की संख्या x था, तो x कितना आया हुआ है, यहाँ पर 3 आया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 3, तथा लड़कियों की संख्या हो जाएगी बच्चों 7। और कंडीशन में भी यही तो कह रहा था, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया हुआ है वो सही आया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों ग्राफ बनता है, और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पहला समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं।